ये स्टार्टिंग ना ग्रुप 13 लास्ट सैटरडे। चलिए बॉयज बोला मत करिए, टॉपिक इज ग्रुप 13 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। को डाउट है क्या आपके पास? ग्रुप 13 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। हमारे ग्रुप नंबर 15 16 18 चारों कंप्लीट हो चुके हैं और दो ग्रुप्स को और फिनिश करके हम ब्लॉक खत्म कर देंगे। दिखाना क्या था? 77। चलिए बॉयज पहले एक कॉलम देखते हैं, देखो जरा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसके बाद हम थ्योरी कर देंगे इसका। ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, हमें यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। द क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये चार एसिड है, इनको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। और हमें क्या करना है इसमें ना, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ये सारे एसिड्स हैं, आपको मैंने सिखाया भी था। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, फ्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। याद है आपको एक फंडामेंटल आपको मैंने शेयर किया था, आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए इनमें। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो कोई बात सिखाई ये थी, क्योंकि क्योंकि करेक्टर कौन सा आएगा? नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक करेक्टर आने से एसिडिक करेक्टर आता है। एक कॉज, गॉट इट। कॉलम सोल्व हो गई है हमारी। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 है, ये 4 है। मतलब एक रीजन तो ये बन जाएगा। एक और रीजन है, इसके पास दो ऑक्सीजन है, इसके पास एक ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है। आपको पता है ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। जितनी ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है उतना नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यही आंसर आएगा। इज इट क्लियर टू यू? एक बहुत अच्छा रीजन और है, ये आपको ऑर्गेनिक पढ़ के पता लगेगा। अगर आप इनके कॉन्जुगेट बेसिस बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा कॉन्जुगेट बेस बनाया, आपने ऐसे इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, इसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, फिर हिंदी में कहते हैं संयुग्मी अक्षार। तो आप में से किसी को पता है इन चारों में से मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका है? फोर्थ बनेगा, उसमें तीन तीन बार रेजोनेंस होगा। ये रेजोनेंस वाला आर्टिकल आपको और भी पढ़ के आएगा। जिसका कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल होता है, नेचुरली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तब भी यही आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को हम तीन तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, ऑक्सीजन के बेसिस पे, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। बोलो इज इट क्लियर? ये कराया गया था, आपको बताइए। ओके। नहीं नहीं, देखिए इसकी बॉन्डिंग थोड़ा है क्लोरीन, एक बैठिए, बॉन्डिंग थोड़ा एच के साथ हो रही है क्लोरीन की। बॉन्डिंग तो ऑक्सीजन के साथ हो रही है। ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये है, देखो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आप कह रही हैं वो हो ही नहीं रहा है। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग क्लोरीन से कहां हो रही है? बॉन्डिंग तो ऑक्सीजन के साथ हो रही है। दैट्स अ पॉइंट, क्लियर हुआ है? और एक बात और है, इस क्लोरीन के छोटा होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन भी यहां से और ज्यादा खींचेगा। इससे इस बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी। पोलैरिटी बढ़ने से बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है और एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो आपके माइंड में आ रहा है वो हो ही नहीं रहा है। वो मालूम है कहाँ होता है? देखो अब इनकी बात जरा कंसिडर करना। ठीक है, दिमाग में आ रहा है क्लोरीन का साइज छोटा हो रहा है तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, H प्लस निकलना मुश्किल होना चाहिए। देखिए वो होता है HCl HBr HI के अंदर। यहाँ आपकी बात बिल्कुल फॉलो होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट क्लोरीन से बॉन्डिंग कर रही है। यहाँ आपकी बात मानिए, क्लोरीन का साइज छोटा है, H निकलना मुश्किल होगा, नो डाउट यहाँ पे ऑर्डर ये बनाएगा। इज इट क्लियर? हाँ नेचुरली, बॉन्डिंग तो डायरेक्ट हो ना, बॉन्डिंग तो ऑक्सीजन से हो रही है। ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड है, और ऑक्सो एसिड में असेंशियली OH बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये OH बॉन्ड के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है। क्लियर हो गया? अब तो और कोई डाउट और क्वेश्चन पूछिए फटाफट, जो पूछना है किसी को। देखो इनके पास और भी डाउट्स हैं एक दो। कोई बात नहीं, कोई बात, देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल वाला क्वेश्चन है, शेप वाला क्वेश्चन है। चलिए आपको ये क्लियर हुआ सबको? कोई नोट करना चाहता है नोट कर ले फटाफट। अगर किसी को ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। आपका भी ग्रुप 17 निकालिएगा अपने नोट्स में। तो ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी करा के आपको आ चुका हूँ। कुछ और देखो इनके पास डाउट्स हैं, अच्छी बात है, उन्होंने क्वेश्चंस किए, जरूरी है ये करना।
चलिए सब रब कर दें। ठीक है, ये हुआ हुआ है, आप देख लीजिएगा नोट्स पे ना। देखो एक डाउट इनके पास और है, बिल्कुल उसी तरह की प्रॉब्लम है। हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा नीट में इस तरह का ही आएगा, वो आपसे ऑर्डर पूछेंगे हमेशा। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, अगेन द टॉपिक है अम्लीय क्षमता। अब आपको पता है सल्फर सिलेनियम और टेल्यूरियम में क्या कॉमन है? एक ही फैमिली के मेंबर हैं ये, एक ही परिवार के तत्व। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, बढ़ता है? साइज बढ़ने से बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, जस्ट रेड, ये आपने ही बोली थी बाकी। अब आप देख लीजिए सल्फर सबसे छोटा है, आपके सामने क्लियर है, फिर सिलेनियम, फिर टेल्यूरियम, साफ दिख रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इज इट क्लियर यू? एसिडिक स्ट्रेंथ 100% बढ़ेगी, देयर इज नो डाउट हियर। बोलो सब सेटिस्फाइड है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें होना चाहिए। दैट्स फिनिश हियर, तो इसको भी रब कर रहा हूँ। बिल्कुल फाइनल है ये भी आपका एक डाउट है। देखो एक कॉलम और है इनके पास ना, व्हाई नॉट। देखो हमारे पास ना कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। एक की कैटेगरी है एक्स एक्स डैश, एक को बोला गया है एक्स एक्स डैश 3, ये थ्राइस 3 बार आ रहा है। एक को बोला है एक्स एक्स डैश 5, और एक को बोला है एक्स एक्स डैश 7। देखो ध्यान दीजिएगा, ये चार हमारे पास ना इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इनकी शेप्स निकालनी है। देखो मैंने जो आपको ये टॉपिक पढ़ाया था ना, देखो सब चीजें पढ़ाई हुई बता रहे हैं सब, बिल्कुल इससे अलग कुछ नहीं आ रहा है। आपको मैंने इस तरह से ना एग्जाम्पल्स भी दिए थे, अगर आपको याद हो कभी नोट्स में देख लीजिएगा, आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए गए थे। अब इनकी शेप्स निकालनी। देखो शेप निकालना कुछ भी टफ नहीं होता, पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, उसके बाद शेप निकलेगी। इसमें ना केमिकल बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखो जैसे मैं आईसीएल की शेप बना के दिखाता हूँ। पहली बात तो आईसीएल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, देखो देखो ये आईसीएल का स्ट्रक्चर है, ये लीजिए सिंपल। ये सेंट्रल एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है। अब किसी को पता है एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर में कौन सी शेप होती है? बताइए, बीएससी पेयर मॉडल लगाइए। देखो यही तो हम पीछे है ना, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश नहीं है और प्रैक्टिस भी नहीं करते। इसकी शेप होती है लीनियर। देखिए इसकी शेप ऐसे आती है लीनियर, लेकिन लोन पेयर दिखते नहीं है इन द शेप है। वैसे ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल है, लेकिन लोन पेयर आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको सिर्फ ये पोर्शन दिखाई देगा ऐसे प्रैक्टिकली। और ये शेप कैसी काउंट होगी? लीनियर। इसको हिंदी में एक रेखीय बोलते हैं। ClF3, आप ClF3 की शेप बनाना चाहिए आपको ना, थोड़ा सा मैंने बोला आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अगर आप फिर से करिएगा, रिवीजन करिएगा। अब बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताइए फटाफट। बोलिए ना जल्दी, जो बोलना बोलिए, चाहे गलत बोलिए। sp3d, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात पे। या तो जो भी है बस ये आंसर है या फिर ये आंसर नहीं है। sp3d ज्योमेट्रिक है, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। इसकी शेप ऐसी होती है फिनो, क्योंकि लोन पेयर क्या ऑक्यूपाई करते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन, आपको मालूम हो शायद। ऐसे आती है शेप। और आपको पता है शेप का नाम क्या होता है? टी शेप। वैसे ये डिस्टोर्टेड टी शेप है, हल्की सी मुड़ जाती है फिनो, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे रिपल्शन करते हैं। तो आपको आगे समझ? बिल्कुल भी नहीं, वो इस शेप में नहीं होता। इस शेप में कभी लोन पेयर एक्सियल नहीं आते, वो होता है द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। और वहां पे ना एक्सियल और इक्वेटोरियल वर्ड ही नहीं होता। जैसे एक्सी या 4x, देखो इसमें लोन पेयर ऐसे आएंगे। ये यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, यहाँ सारी की सारी साइड एक जैसी है। ये सब साइड देखो, सबके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90। तो उसमें दो लोन पेयर कहीं भी दिखा सकते हो, लेकिन अपोजिट दिखाना। आप यहां भी दिखा सकती हैं, यहां भी दिखा सकती हैं, यहां भी दिखा सकती हैं, एज यू लाइक। ये शेप अलग है, यहाँ दो तरह के एंगल्स हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली लोन पेयर यही दिखाने पड़ेंगे तीनों साइड पे। ये बात बोली थी मैंने जब टॉपिक टॉपिक पढ़ाते हुए, कि लोन पेयर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड पिगर एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल साइट। ये मैंने आपको फील भी कराया। देखो बैठ जाइए, एक बार ना रिवीजन करना पड़ेगा, कोई डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो ये है, जब आप शुरू करेंगे तो अच्छा लगा, चलो आपने करना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम करने से इंप्रूवमेंट होता है। चलो कल भी थोड़ा आगे स्टार्ट ले लेंगे, डाउट्स डोंट वरी, कल का दिन रख लेते हैं डाउट्स के लिए। कल मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, मैं सारे डाउट्स ही दूंगा, पूरे पी ब्लॉक के डाउट। देखो ये PYQs है, ये अराउंड 30-40 क्वेश्चन है, तो उनको जरूर करना चाहिए। इनके क्वेश्चन ना रिपीट हो जाते हैं, इनके फंडामेंटल रिपीट हो जाते हैं।
बाकी और भी करनी कम से कम जरूर करें। चलो आज हमारा ग्रुप 13 टारगेट है स्टार्ट करने का, 13 14 दोनों खत्म करने हैं। तो टॉपिक लिखे हैं सब ग्रुप 13, बोरोन फैमिली बोलते हैं इसको। इसका नाम होता है बोरोन फैमिली, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल है पढ़ना। देखो बोरोन फैमिली के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। देखो ये इसके मेंबर्स हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये 5 मेंबर होते हैं इस फैमिली में। इसका टॉपिक नंबर 5 होता है, इसका 13 होता है, इसका 31 होता है, दैट्स 49, और ये होता है 81। अभी नोट मत कीजिएगा, आपको मैंने पहले भी ट्रिक शेयर की है। यहाँ पे डिफरेंस 8 का है, यहाँ पे 18 का है, यहाँ पे फिर 18 का है, यहाँ पे 32 का है। और अगर मैटर चांस इस फैमिली का एक और एलिमेंट यहाँ पे मिल जाए हमें, तो बता सकता हूँ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, बताओ। 32 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, 130। क्या होगा उसका आईयूपीएसी नेम, UUT, ये उसका आईयूपीएसी सिंबल बन जाएगा। इज इट क्लियर? कह रहे नहीं हो, अब ये फैमिली में स्टडी करनी है। कॉन्फ़िगरेशन बोलिए बोरोन का फटाफट बताइए। 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखो अगर मैं यहां से कंक्लूड करूं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS2 NP1। कॉमन सी बात है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस फैमिली का ये, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब। वेल नहीं, क्लियर हो गया, कोई खास बात नहीं। देखो एक इंटरेस्टिंग बात और रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन सबकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है बताओ, बताओ कितनी है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। लेकिन नीचे आते आते +3 की स्टेबिलिटी घटेगी, +3 की स्टेबिलिटी घटती है, नीचे आते आते कौन सी स्टेट डेवलप हो जाती है, +1। जो सबसे नीचे मेंबर है उसकी +1 स्टेट क्या होती है, मोस्ट स्टेबल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी +1 स्टेट आपको हाईली स्टेबल मिलेगी, हाईली स्टेबल। तभी तो थैलियम +3 क्या होता है, बताओ थैलियम +3 क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, नो, 100% ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ये खुद को रिड्यूस करना चाहता है, ये अपनी स्टेट डाउन करना चाहे, खुद को +1 बनाना चाहेगा। और जो अपनी स्टेट डाउन करना चाहते हैं वो रोकी अप करते हैं, नेक्स्ट सी बात है, वो कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर हुआ? अब देखो थोड़ा बहुत लेक्चर जो हमारा बेसिक होगा इन्हीं एलिमेंट्स को लेके होगा। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी एम्स मेडिकल में हर साल आते थे, नीट के अंदर ही मिलने के पूरे पूरे चांसेस। अब देखो मैं डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। अब नोट मत करिएगा प्लीज। देखो इस फैमिली में आपको एक बड़ी अजीब बात लगेगी, बताओ अच्छा पी ब्लॉक एलिमेंट का साइज कैसा होता है, स्मॉल। और डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। साइज हमेशा बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे अजीब बात है, देखो यहाँ पे क्या अजीब बात है, एल्यूमिनियम बोरोन से बड़ा होता है, लेकिन गैलियम का साइज छोटा होता है। देखो, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात कर दिया मैंने, गैलियम को छोटा दिखा दिया, एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नीट में आने के 100% चांस है कि गैलियम का साइज छोटा क्यों है। देखो, अब देखो इसकी रीजनिंग बनाते हैं, गैलियम को छोटा किसने बनाया। देखो इसके लिए एक काम करते हैं, इसका ना कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या पीछे बॉयज बहुत बातें कर रहे हैं। देखो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आता है, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब आप ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन को देखें, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा कि गैलियम छोटा क्यों। चलिए देखिए, आप कॉन्फ़िगरेशन को नोट नहीं कीजिएगा, इसको देखिए, तो देख के ऐसी बात बोलिए जिसकी वजह से गैलियम छोटा हुआ। कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, कॉन्फ़िगरेशन में इसका आंसर है। लास्ट क्या बोलो, क्या क्लियर बोलो, क्या कह रहे हो लास्ट, एक मिनट वॉइस दो बोलना है। 310 तो उससे पहले था, ये है सिचुएशन। अब आप बताओ क्या कह रहे हो, पूरा भरा हुआ है, 4p1 है लास्ट में, G10 तो पहले आ रखा है, गलत। ये तो गर्ल्स साइड से बताओ, कुछ कहना है, दैट्स द पॉइंट। देखिए जो D10 है ना, D10 आप भूल रहे हैं, पूरा स्क्रीनिंग करता है, ये न्यूक्लियस को ठीक से कवर नहीं कर पाता। न्यूक्लियस है ना, नाभिक, उसको ठीक से कवर नहीं करता है, कवरिंग बेकार करता है D10।
बेकार कवरिंग होने से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की ताकत बढ़ जाती है। तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एकदम से अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा अपनी साइड। तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। देखो इस पे कितना अच्छा रीजन बनता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाता है। ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आने, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पुअर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना ये पुअर स्क्रीनिंग की वजह से होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ क्लियर हुआ? ये पूरे पूरे चांसेस, समझो आया बड़ा है क्वेश्चन, पूरे पूरे चांस है, बिल्कुल नोट करिए से करना है फटाफट जल्दी। देखो दोनों ग्रुप खत्म करने हैं, तीन लोग को ऐड कर देंगे बिल्कुल, तो इसके डाउट कर ले लेंगे, आप बिल्कुल वरीड ना होइए। तो अटॉमिक साइज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है अटॉमिक साइज को लेके। कर लीजिए इसको अटॉमिक साइज वाली बात को। क्लियर हो गया सबको? बस एटॉमिक साइज को लेके एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इसको ध्यान रखें सब लोग। आप रिस्पॉन्सिबल है पुअर स्क्रीनिंग, जो डी इलेक्ट्रॉन्स है पुअर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो उम्मीद है क्लियर है सबको, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गैलियम है जी, है ध्यान से करिए। चलो अगले स्टेप पे आए, ठीक है। देखो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, इसको मैं ना पीरियोडिसिटी चैप्टर में करा के आ चुका हूँ, ऑलरेडी करा रखा है मैंने। आयनेशन थैल्पी, देखो काम की बात लिखिए प्लीज, मैं पहले ही बोलता हूँ आपसे, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बताइए पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी मानी जाती है? पी ब्लॉक के एलिमेंट साइज छोटे हैं, तो नेचुरली आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, हाई है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, हाई है। और डाउन द ग्रुप क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन पता है इस फैमिली में ऐसा नहीं है। देखो इसमें आयनाइजेशन थैलेपी का ऑर्डर इस तरह से रहता है, देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आयनाइजेशन थैलेपी है उसका ऑर्डर कुछ इस तरह से है। देखो फिर डिस्टर्ब है, इसका मतलब क्या होगा, गैलियम की आयनाइजेशन थैलेपी एल्यूमिनियम से क्या होगी, ज्यादा होगी। और थैलियम की आयनाइजेशन थैलेपी किससे ज्यादा होगी, इंडियम से। ये शायद डेटा मैंने आपको लिखवाया भी था। देखो अगर आप ध्यान से देखें, इन दो एलिमेंट ने पूरा ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया, पूरा ऑर्डर खराब कर दिया। रूल के हिसाब से ऐसे घटती है आयनाइजेशन थैलेपी, लेकिन नहीं हुआ। आप देखें गैलियम ने एल्यूमिनियम को बीट किया, थैलियम ने इंडियम को बीट किया। अभी नोट मत कीजिए, अब ऐसा क्यों हुआ कि इसकी आयनाइजेशन थैलेपी ज्यादा है? चलिए पता लगा लेते हैं। साइज छोटा है, यू राइट करेक्ट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फूवर शेल्डिंग हो रही है, वो बात चलेगी, डोंट वरी, सही है बिल्कुल, आपने सही प्रिडिक्शन की है। साइज छोटा होने ने आयनाइजेशन थैलेपी को बढ़ाया है, बोला एग्री है सब लोग, ठीक है ना? बिल्कुल सही प्रिडिक्शन है, वही रीजन है, बिल्कुल फूवर स्क्रीनिंग हो रही है, साइज छोटा है। जब थैलियम में क्या हुआ होगा, उसके अंदर ना ऐसे इलेक्ट्रॉन भी आए होंगे D10, और साथ में क्या आए होंगे, F14 इलेक्ट्रॉन भी आए होंगे। F14 वाले भी पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। तो इन दोनों की वजह से ये जो स्क्रीनिंग फैक्टर है ना, D10 और F14 का, और पुअर स्क्रीनिंग फैक्टर है, ये आयनाइजेशन थैलेपी को बढ़ा देता है। देखो इसलिए गैलियम की आयनाइजेशन थैलेपी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, और थैलियम की ज्यादा होती है इंडियम से। तो ज्यादा आयनाइजेशन थैलेपी होने का रीजन यही होता है, पुअर स्क्रीनिंग फैक्टर। ओके, पुअर स्क्रीनिंग फैक्टर, ये पुअर शील्डिंग की वजह से होता है, देखो ध्यान रखना ये चीज।
ये आपको मैं ऑलरेडी करा के आ चुका हूँ चैप्टर पीरियोडिक। आप जाके देख लीजिए क्लास 11 की एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जांपल है, सोल्ड क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आनेशन थैल्पी वाली बात। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए थैलियम बड़ा भी तो है ना, कम ही मिलेगी आपको। वो जो कम, एक मिनट, जो कंपेरिजन होता है वो उन दोनों में होता है। कंपेरिजन बिल्कुल साथ साथ वालों में होता है। ऐसा नहीं कि थैलियम गैलियम को बीट कर देगी। आप जैसे बुक में टैली करना, डेटा आपको मिल जाएगा। नोट करिए से करना चाहते हैं तो। जो कंपटीशन होता है वो दो साथ साथ वालों में होता है, ऐसा नहीं वो बिल्कुल ही विनर बन जाएगा। अच्छा, देखो मैं इसका डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। इसे कॉपी करना कीजिए फटाफट। फाइनेंशियल थोड़ा देखिए, इस ग्रुप में ना कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। जैसे खासकर देखो एटॉमिक साइज को लेकर थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा। चलिए होपफुली क्लियर। ठीक है। कोर शील्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल है। तो डेटा मिल नहीं पाया, बुक्स में मिल जाएगा आपको, ये भी फाइनल हुआ। देखो नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। देखो फिजिकल स्टेट में आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सब ध्यान देना। देखो वैसे तो ये सबके सब सॉलिड्स हैं, सबके सब सॉलिड है, ठोस होते हैं। लेकिन जो गैलियम होता है ना, गैलियम, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा अगर मान लो किसी ने आपसे पूछा कोई लिक्विड मेटल का नाम बताओ, तो क्या आंसर है? एक तो मरकरी, मरकरी का फेमस एग्जांपल है। मरकरी होती है लिक्विड मेटल, लेकिन गैलियम भी है। गैलियम के साथ एक पॉइंट होता है, ये ना जो लिक्विड होता है ना, ये 303 केल्विन पे होता है। 303 केल्विन। जैसे रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, हल्का सा मतलब 30 के अराउंड समझो आप, ये आपको नो डाउट ये 27 होता है, तो 30 के अराउंड आपको ये लिक्विड मिल रहा है। गैलियम नो डाउट एक लिक्विड मेटल है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसको ना थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं। लिक्विड मेटल है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इसको थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं। ये सेंटेंस भी समवेयर मेंशन कर लें आप, लिख लो लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल एंड यूज इन थर्मोमीटर्स। एक तो लिक्विड मेटल है और थर्मोमीटर में इसको यूज करते हैं बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ये थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काम आएगी आपको ये। और भाई पीछे किसी की आवाज ना आए, बिल्कुल भी ध्यान रखना आपकी बात, लास्ट में बता रहा हूँ। लिक्विड मेटल एंड यूज इन थर्मोमीटर बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स फाइनल। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट का लेक्चर हमारा पहले से क्लियर है। सबकी स्टेट आपको +3 मिलनी है, और नीचे आते आते +3 की स्टेबिलिटी घटेगी और आखिरी में स्टेट क्या बन जाएगी, +1। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये डिस्कशन भी हमारा यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अब बात करते हैं हम इनके हैलाइड्स की। वो कीजिएगा आर्टिकल नेम हैलाइड्स। अब देखो इनका हैलाइड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री हुई है, ध्यान देना। देखो जैसे ये बोरोन के हैलाइड्स है, बोरोन के हैलाइड्स, जैसे मैटर हम आयोडाइड भी नहीं है। देखो इन सबके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबके सब लिविस एसिड है। लिविस एसिड, बताना क्या होता है लिविस एसिड, बॉयस्टाइड बताएं, बॉयस्टाइड से पूछते हैं, बताओ क्या होता है लिविस एसिड। चलिए बताओ, किसे कहते हैं लुइस अम्ल। ठीक है, अब ये तो हाल है। वैसे हम बातें करते रहेंगे, लेकिन स्टडी जहां आएगी ना, हम हमारी चुप हो जाएंगे, वो बोले आवाज भी निकलेगी। बताओ गर्ल्स साइड क्या होता है लुइस एसिड, आप लोग बताइए चारों में से। सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर।
जो इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्टर होता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। वेल नोन है, चलो वेल डन। अब आप इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, किसी को भी देख सकते हैं। हर बार बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 होने का मतलब है सबको पेयर की नीड है, सबको पेयर की नीड है। इसका मतलब सबके सब क्या है, लुईस एसिड है। ठीक है, अभी नोट मत कीजिएगा, सब लुईस एसिड है। ऐसी बातें भूलने वाली होती है क्या, ऐसी बातें हम भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा, फिर कैसे सिलेक्शन होगा। ये सब लुईस एसिड है। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, साथ में एक कैटलिस्ट भी है। क्यों है कैटलिस्ट, बताइए क्यों है कैटलिस्ट? क्योंकि इनके खुद के ऑक्टेट पूरे नहीं है, ये खुद परेशान है, ऐसे कह दो आप। ये जब किसी के पास आएंगे उसको परेशान करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, इसीलिए एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट की क्वालिटी होती है, कैटलिस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो ये डिस्टर्ब है क्योंकि सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वेल नोन है। आपने कभी वेल ये कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना आप, वहां पता लगेगा आपको। जैसे फिडल कार्प रिएक्शन है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वहां पता लगेगा। यहाँ पे इनको एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। एनी हाउ, ये कैटलिस्ट भी है, लुईस एसिड भी। कॉमन सी बात है बच्चे। अब देखो सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज। अब क्वेश्चन ये आएगा हमारा नीट के अंदर, इनमें सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है? ये सबसे मेन क्वेश्चन होगा, आप सुन लो। सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है, अब ये प्रॉब्लम आएगी। अब देखो मैं एक बात सिखाऊंगा आपको, पहले वो चीज महसूस करनी है, फिर इसका आंसर अपने आप आएगा। बताइए बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, जल्दी बोलिए। कई लोग की आवाज नहीं निकलती, उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने कहने, पता नहीं क्या कहेंगे, अब गलत ना कह दें। sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 होता है। इसका एक पी ऑर्बिटल क्या है, खाली पड़ा हुआ है, खाली है बिल्कुल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक पी ऑर्बिटल खाली है। यहाँ फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, वेल नॉन। देखो फ्लोरीन इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, फ्लोरीन ने इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, वेल नॉन, कर सकता है। क्या दिक्कत है, उसके पास खाली ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल बिल्कुल सिमेट्रिकल है। कोई जानता है इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, क्या कहते हैं इसको? पी पाई बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? पी पाई बॉन्डिंग। दोनों पी है ना, दोनों पी है मिलके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। तो नेम इज क्या है, पी पाई बॉन्डिंग। यही काम क्लोरीन भी कर सकता है, उसके पास भी फालतू लोन पेयर है। बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है, वो भी इसको पेयर दे देगा, पी पाई बॉन्डिंग। ये काम ब्रोमीन भी कर सकता है, वो भी पी पाई बॉन्डिंग बना सकता है। और ये काम आयोडीन भी कर सकता है, वो भी पी पाई बॉन्डिंग बना सकता है। कुछ स्पेशल है, नॉर्मल सी बात। ठीक है, अभी किसी लिखना किसी को नहीं। अब सवाल ये है, सबसे अच्छी पी पाई बॉन्डिंग कहाँ होगी? सब बना सकते हैं पी पाई बॉन्डिंग। अब सबसे अच्छी बॉन्डिंग कहाँ होगी, देखो पता लगाते हैं। देखो अब एक चीज समझ नहीं है सब लोगों ने। जब ये बॉन्ड बना तो बोरोन ने अपना 2p ऑर्बिटल यूज किया, 2p कक्षक। फ्लोरीन ने भी 2p यूज किया। यहाँ पे बोरोन ने 2p यूज किया, क्लोरीन ने 3p यूज किया, 3p। यहाँ पे 2p यूज किया, यहाँ पे 4p यूज किया, और यहाँ पे 2p यूज किया, यहाँ पे 5p यूज किया। क्लियर है बिल्कुल? ये आप चाहे कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए। फ्लोरीन अपना 2p यूज कर रहा है, क्लोरीन 3p कर रहा है, ब्रोमीन 4p कर रहा है, आयोडीन 5p कर रहा है। देखो आप खुद दिमाग से बताओ, देखो सोच के बताओ, बताओ सबसे अच्छी बॉन्डिंग 2p वाले करेंगे, 2p 3p वाले करेंगे, 2p 4p वाले करेंगे, 2p 5p वाले करेंगे? करेक्ट। क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी गैप नहीं है, ऊर्जा का अंतर नहीं है। जब एनर्जी गैप नहीं है, दोनों एक ही स्टेटस के हैं, एक ही स्टैंडर्ड के हैं, एक ही लेवल के हैं। जब एक ही लेवल के होते हैं तो बॉन्डिंग अच्छी बनती है। यहाँ पे लेवल का डिफरेंस आ गया, एक 2p एक 3p, 3p थोड़ा ऊपर चला गया, एनर्जी गैप आ गया, एनर्जी गैप से बॉन्डिंग वीक होती है। यहाँ पे और वीक हो गई, यहाँ पे और भी वीक हो गई। देखो महसूस करने वाली बात है, यहाँ पे एनर्जी गैप ही नहीं है, बॉन्डिंग सबसे अच्छी है। यहाँ एनर्जी गैप आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी गैप आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी गैप और भी ज्यादा आ रहा है। बताओ अच्छा, इस एनर्जी गैप के आने से क्या हो रहा है, बॉन्डिंग बेकार हुई। बताओ। अब देखो एक मिनट, देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। पीछे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सुन लीजिए पहले आप। इन चारों में से कौन सा बोरोन मोस्ट अनसेटिस्फाइड है? वो बिल्कुल खुश नहीं है वाला बोरोन, कह रहा मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। कौन सा वो? आई3 वाला, वेरी गुड। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से लेगा, ये बाहर से एक्सेप्ट करेगा। ये आयोडीन से लेना पसंद नहीं करेगा, ये बोलेगा भी एनर्जी गैप ज्यादा हो रहा है, इससे अच्छा मैं किसी और से पेयर लूंगा। आ रही है बस समझ? और जो ये वाला बोरोन है वो क्या कहेगा, कहेगा मुझे तो यहीं से पेयर मिल रहा है, बाहर से क्यों लूं। और आई थिंक क्लियर।
अगर आपको घर से प्रॉपर आपको फी मिल जाती है, बुक्स के लिए पैसे मिल रहे हैं, कपड़ों के लिए पैसे मिल रहे हैं, मोबाइल के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो आप बाहर से क्यों मांगेंगे? क्या जरूरत है जब फैमिली वाले आपको हेल्प कर रहे हैं? हाँ, अगर फैमिली आपकी हेल्प नहीं कर पा रही तो कई लोग बाहर से भी लोन लेना पड़ता है। तो वही सेम स्टोरी है। ये वाला बोरोन अनसेटिस्फाइड है, मोस्ट अनसेटिस्फाइड है। ये पेयर बाहर से लेगा, सबसे अच्छा लुइस एसिड ही है। देखो हमारे पास आंसर आ गया अपने। ये क्वेश्चन नीट में 100% मिलेगा, 100%। आया पड़ा है, समझो ये। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने इनकी अम्लीय क्षमता कंपेयर करी। और देखो ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट सिखाई है, ऑर्गेनिक के अंदर भी काम आएगी। जैसे जैसे ये एनर्जी गैप बढ़ेगा ना, बॉन्ड बेकार होता चला जाएगा। एनर्जी गैप बढ़ने से ऊर्जा का अंतर बढ़ेगा, बॉन्ड बेकार हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड बेकार होगा, आपको पता है बोरोन वाला अनसेटिस्फाइड होगा, वो बाहर से पेयर लेगा। अब लिख लो, को मना नहीं कर रहा है, नोट करो। समझेंगे तो समझ आपको भी आएगा, नहीं कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अब किसी को बोलना नहीं है, मत बोलिए कोई भी स्टूडेंट, अपना काम कीजिए। ये 100% आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसको अच्छे से क्लियर करिए, महसूस करिए। जैसे जैसे एनर्जी का अंतर बढ़ता है, ऊर्जा का अंतर बढ़ता है, बॉन्ड बेकार होना शुरू हो जाता है। दो दोस्त हैं, बिल्कुल एक ही लेवल के हैं, बहुत अच्छे दोस्त होंगे, बड़ा अंतर आ गया, गैप आ गया, दोस्ती कमजोर हो जाती है, यहाँ पे और कमजोर, यहाँ और भी कमजोर। बिल्कुल नेचुरल फंडामेंटल। इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। इसके दो नाम होते हैं, बैक बॉन्डिंग भी इसको बोला जाता है। इसको बैक बॉन्डिंग। तो हम एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, वहां पे आपको उसकी जरूरत भी पड़ेगी। चलो, उम्मीद है सबको आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। बस हो गया, जल्दी से कीजिए कॉपी। बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। कहाँ सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, कहाँ बेकार बॉन्डिंग हो रही है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। बेकार बॉन्डिंग क्यों हो रही है, अच्छी बॉन्डिंग क्यों हो रही है, कौन सा बोरॉन मोस्ट सेटिस्फाइड है, कौन अनसेटिस्फाइड है। तो पांच छह चीजों के आंसर सोचो, अपने आप आंसर मिलते हैं। चलिए, डन है ये। अब हम बात करते हैं ऐसी एल्यूमिनियम हैलाइड्स की। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम का हैलाइड है AlCl3। AlCl3 इज आल्सो अ लुइस एसिड। ये लुइस एसिड भी है, और आपको पता हो शायद एक कैटलिस्ट भी है। आपको रिएक्शन आ रही है, बड़ी फेमस रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं फ्रिडल-कार्ट रिएक्शन। कभी आपने पढ़ा हो फ्रिडल-कार्ट अभिक्रिया, उसमें AlCl3 यूज करते हैं, फेमस कैटलिस्ट है। देखो इसके साथ भी यही पॉइंट है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे ना, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 होने का मतलब ये भी कौन है, लुइस एसिड। इसके साथ भी वही पॉइंट है, इसको भी पेयर चाहिए। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नोट मत कीजिएगा। अब AlCl3 के बारे में एक खास बात है। AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर। कैसे एग्जिस्ट करता है, एज डाइमर। देखो लिखो मत अभी, इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपस में। AlCl3 एक AlCl3 से मिलके पता क्या बना देता है, Al2Cl6। इसको बोलते हैं डाइमर। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो डाइमर बन जाता है, AlCl3 से मिलके अपने आप ही दोनों की आपस में बॉन्डिंग हो गई, Al2Cl6 बन गया। इसको डाइमर कहा जाता है, डाइमर। अब सवाल है क्यों, क्यों बना डाइमर? देखो इसकी रीजनिंग सुनो, क्या रीजनिंग है। आप फिर से देखो, इस टाइम Al के पास आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। देखो आपको एक बात सिखा दूं, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती। देखो स्टूडेंट्स, जैसे अभी बोरोन वाले केस में क्लोरीन ने अपना पेयर दे दिया था, इस केस में नहीं हो पाता। यहां बैक बॉन्डिंग अलाउड नहीं है।
तो बता सकता है क्यों? हाई नहीं, एनर्जी गैप नहीं है इस बार, एनर्जी गैप नहीं है, दोनों की एनर्जी सेम ही है। बताओ बताओ। करेक्ट है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन को लेना हो ना, एक्सेप्ट करना हो, तो स्मॉल साइज होना चाहिए, एक्सेप्टर शुड बी स्मॉलर, तभी देखो चीजें आती हैं। एल्यूमिनियम को अगर इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो साइज स्मॉल होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इसका साइज बड़ा है। ये ना बहुत ईगो में है, बहुत जैसे कि ना बहुत एरोगेंट। ये कह रहा है मैनिक्लोरीन से पेयर लेने का, ये लेगा ही नहीं पेयर, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, एक दूसरे मोलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और क्लोरीन से पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। देखो सी बिग डिफरेंस है, ये किसी और से बॉन्डिंग करेगा अदर मोलिक्यूल के साथ और उससे पेयर ले लेगा। ये वाली बॉन्डिंग है अलाउड ही नहीं है, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है। मैं बताता हूं फर्क है, देखिए ये बॉन्ड कौन सा था, पाई बॉन्ड, वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। और आई थिंक क्लियर। जैसे मान लो एक पर्सन, जैसे अपनी क्लास की बात करें, तो बच्चा है, तो सीखना चाहता है, तो सीखने के लिए ना एक हम्बल बनना पड़ता है, तो एक मोडेस्ट बनना पड़ता है। ये नहीं आप बहुत गुस्से बैठा है, बहुत एरोगेंट होकर बैठे हैं, तो कैसे स्टडी कर लेंगे, फिर कोई सब्जेक्ट नहीं आता, तो कुछ भी पढ़ लें। पहले मोडेस्ट होना पड़ेगा ना, चीजों को समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। वही सेम स्टोरी यहाँ पर है, एल्यूमिनियम का साइज बहुत बड़ा, एल्यूमिनियम बहुत ईगो में है और बहुत अकड़ने से बोलते हैं। कैसे बना लेगा पाई बॉन्ड, इसका पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड, बन ही नहीं पाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो वो बॉन्ड बना रहा है लेकिन बना सिग्मा रहा है, इसका डिफरेंस है। वो अदर मॉलिक्यूल से पे ले रहा है। तो AlCl3 के अंदर ये खास बात है, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बैक बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता। ओके, तो मैं इसका कॉज दे देता हूं। देखो ये असर्शन रीजन बनता है, बिकॉज AlCl3 कैन नॉट फॉर्म बैक बॉन्डिंग, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसके साथ मजबूरी है, इसको डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होना पड़ता है। बोलो क्लियर हुआ? देखो सोचने वाली बात है, जस्ट वेट, अभी रुक जाना, प्लीज रुक जाना, एक इंटरेस्टिंग बात और है। देखो देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और शेयर करता हूँ। देखो यहाँ पे ना दो एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये। इसको थीटा 1 बोल देते हैं, इसको थीटा 2 बोल देते हैं, टू एंगल्स हो गए। ये ना एंगल कंपेयर करते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। आप में से को बता सकता है, जब इन्होंने आपस में ऐसे बॉन्डिंग कर ली, एक रिंग बन गया, रिंग है ना, रिंग बन गया। देखो रिंग बन गया, दिख रहा। तो रिंग बनने से एंगल छोटा हुआ बड़ा हुआ, रिंग कुछ ही कॉम्पैक्ट हो गई, फैक्ट एंगल छोटा हो जाएगा। सही प्रिडिक्शन करी आपने, ये थीटा 1 थीटा 2 से 100% छोटा हो। अब कभी भी अगर साइकिल बनेगी ना ऐसे, तो अंदर का एंगल स्मॉल होता है, बाहर का एंगल बड़ा होता है। ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना कॉम्पैक्टनेस आ गई। जैसे सिकुड़ जाती है ना कोई चीज, तो सिकुड़ गई तो एंगल कम हो गया। अच्छा एंगल कम हुआ तो इसका एक्टर गलत, इसका एक्टर भी कम हो गया। एंगल कम हुआ तो इसका एक्टर भी कम हुआ। अगर इसका एक्टर कम हुआ तो बॉन्ड वीक हुआ, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। अगर ये बॉन्ड लेंथ L1 है, ये बॉन्ड लेंथ L2 है, तो L1 L2 से बड़ा है। दैट्स इंटरेस्टिंग। दोबारा सुनो, अंदर का एंगल छोटा है, देयर नो डाउट एट ऑल। एंगल कम है तो एस करेक्टर कम है, एस करेक्टर कम है तो बॉन्ड वीक है, और बॉन्ड वीक है तो लेंथ ज्यादा है, इसलिए L1 L2 से बड़ा हो। देखो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, इसे टेस्ट सीरीज में कहीं मिल सकते हैं। वो आपसे एंगल ही कंपेयर करवा लेंगे, लेंथ ही कंपेयर करवा लेंगे। लो अब नोट करो, को मना नहीं कर रहा, आराम से कॉपी करो, समझो देखो चीजों को। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, देखो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, वही ना आप प्रैक्टिस नहीं करते ना। सर अगर को AlCl3 नहीं मिलेगा सर, ये फिर किसके साथ बॉन्ड? इम्पॉसिबल है ना, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिकली एक मोलिक्यूल में ले सकते हैं क्या? क्या प्रैक्टिकली आप एक मोलिक्यूल ले सकते हैं LCl3 का? कोई भी नहीं ले सकता। अगर आप एक LCl3 का एज्यूम करो, एक ड्रॉप भी ले लेते हैं, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं। एक मोलिक्यूल तो कभी हो नहीं सकता ना, इसको सोचो, कभी देखो। केमिस्ट्री में एक मोलिक्यूल इम्पॉसिबल है, आपके पास मिलियंस ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, बिलियंस ऑफ मोलिक्यूल्स हैं। AlCl3 से मिलकर बनाएगा An2Cl6, दैट शुड बी क्लियर।
बॉयज क्या इंपॉर्टेंट बात चल रही है, स्टडी की बात पूछो तो आपकी आवाज नहीं निकल। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। उसका डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करना, उसका मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करना, उसमें बैक बॉन्डिंग होना, उसमें बैक बॉन्डिंग ना होना, वहां पे एसिडिक सेल का ऑर्डर आपको लिखवाया। ये सब चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। कैसे एंगल कंपेयर करेंगे, कैसे एंगल्स लेंथ कंपेयर करेंगे, ये बहुत स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। तो ये भी डिस्कशन हमारा पूरा हुआ। देखो जनरली स्टडी कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना हमें ना। मैंने कल ही बोला था आपका पी ब्लॉक जो है ना, फॉर द एलिमेंट्री सिलेबस में। ठीक है, ये डिस्कशन पूरा हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई। एल्यूमिनियम का बिग साइज वो पाई बॉन्ड की फेवर में नहीं है। चलिए अब करें। अब देखो यहां से ना एक एलिमेंट्री से क्वेश्चन फेस करते हैं, आप करके दिखाना मेरे को। सो मैं नोट कर लिया, उम्मीद है क्लियर है ना। चलिए ओके, देखो एक छोटी सी कॉलम करके दिखाओ, देखते हैं कितना क्लियर हुआ। सपोज करो आपको किसी ने दो कंपाउंड दिए, यहाँ पे कुछ रिजल्ट बनेगा, बट्टा बस। तो क्या बनेगा आपको डिसाइड करना है। आप मुझे इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन, इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन बताना। चलिए करना जरा सब बच्चे अपने आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्लास ले लूँ। और फिर होप है इस बार ये मिले आपको कहीं ना कहीं, आईआईटी से भी आ चुके हैं। कीजिए कीजिए फटाफट, जो इसका मन करता है करिए, टाइम वेस्ट करिएगा। हो गया, बताइए क्या आंसर आए। जल्दी जल्दी, बॉयज जो बोलना है, गर्ल्स बोलो क्या आंसर आया। बोलिए प्राची, क्या आंसर आया, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन। गलत बात है ना, आपको ही किसी ने किया। बोलिए आपको कुछ क्या है? दोनों के हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं, बोरोन का और नाइट्रोजन का। बताओ किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, बोरोन का, और नाइट्रोजन का sp3। क्या रिजल्ट क्या बना, अच्छा इनके बीच में क्या रिजल्ट बनाया था। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था रिजल्ट की बात हो रही थी, आपने शायद इनके हाइब्रिडाइजेशन बताया। चलो देखो मैं बताता हूँ क्या रिजल्ट बनेगा। पहले इन दोनों के ना मैंने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर से एक बात पता लगी, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे ऑक्टेट पूरा। तो नाइट्रोजन एक्चुअली इसको पेयर डोनेट कर देगी। देखो पेयर दे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, साफ दिख रहा है। नाइट्रोजन ने इसको पेयर डोनेट कर दिया थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
और देखिए बॉन्ड बनाने के बाद सिचुएशन भी आ गई। इज इट क्लियर? ये प्लस ये माइनस बताओ, क्लियर हुआ सबको? एन ने इसको पेयर डोनेट कर दिया बट स्ट्रॉन्ग, वो लुइस बेस है, वो लुइस एसिड है। ये स्ट्रक्चर बन के आया, देखो ये आपका रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट से आपको जो भी मिलेगा आंसर यहाँ से मिलेगा। बताओ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए फटाफट। देखिए कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 और यहाँ पे dsp3, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दोनों का आंसर sp3 sp3 फिनिश्ड। अब लोग, कई लोग इनिशिएट ही नहीं कर रहे, बिल्कुल मना कर देते हैं, हमें तो आता ही नहीं, तो ये तो टोटल रॉन्ग है ना फिर। चलो किसी ने कम से कम कोशिश तो करी। कहाँ कौन सा कंपटीशन है? कंपटीशन तो कोशिश करना नहीं है। चलिए फाइनल, इसको कॉपी करना करिए क्विक। जल्दी किसी को नोट कर नोट कीजिएगा। नाइट्रोजन ने बोरोन को पेयर दिया, सोचो आप क्यों पेयर दिया? उसको पेयर की नीड थी, वो लुइस एसिड था, वो लुइस बेस था। ये क्लास 11 के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, रिमेंबर इन केमिकल बॉन्डिंग। आना चाहिए आपको, टिप्स में होनी चाहिए ऐसी बातें। ये आईआईटीज में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटीज में आई प्रॉब्लम है, बहुत पहले कभी आई थी। चलिए फाइनल है आई थिंक सो। अब कर दूं? देखो इसी तरह से एक क्वेश्चन और ट्राई करिए, फटाफट जल्दी से कीजिएगा। उसमें मेरे पास एक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी बॉन्डिंग है एच निगेटिव के साथ होगी। ये डोंट नो क्या बनेगा, अगेन एक कंपाउंड यहाँ बनने वाला है। उस कंपाउंड में इस बार आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है एल्यूमिनियम का। चलिए ट्राई करिए सब लोग की, क्विक फटाफट ये जो करना है। ट्राई करिए इसको।
तो क्या आंसर है? देखो इसका भी sp3 आएगा और आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसका H नेगेटिव इसको पेयर डोनेट कर देगा। वेल नॉन 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 दैट शुड बी क्लियर। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये इसकी अप्रोच है, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, फिनिश है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हेडिंग इज बोरिक एसिड। अब बात करते हैं बोरिक एसिड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है बोरिक एसिड के रिगार्डिंग। बोरिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोरिक एसिड देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर बना दो। देखो ध्यान देना सभी, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखो मैं इसका पहले स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। देखो ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जरा गिनना स्टेप, बोरोन के इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है। 6 होने का मतलब जानते हैं, ये एक लुइस एसिड है। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये लुइस एसिड है, ये आर्हीनियस एसिड नहीं है। जैसे मान लीजिए H2SO4 होता है, वो अपने में से H प्लस आयन निकालता है, वो आर्हीनियस एसिड है। ये लुइस एसिड है। इसकी पता खास बात क्या, आप इसे पानी में डालेंगे ना, देखो ये क्या करेगा, ये वाटर के ऑक्सीजन से पेयर ले लेगा, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऐसे करने से पता क्या होगा, देखो आपको थोड़ा सा आइडिया होगी, सब ऑर्निक के प्रिंसिपल सिखा देंगे आपको। ऐसा करने से जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना, देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया जिससे पेयर दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज होना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज अनफेवरेबल है। देखो यहाँ से एक प्रोटॉन चला गया, यहाँ से एक प्रोटॉन निकल गया। देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पता है एक प्रोटॉन निकलने का मतलब ये कैसा एसिड है? मोनोबेसिक एसिड है। क्या कहेंगे? मोनोबेसिक। इसको हिंदी में कहते हैं एक अक्षारीय अम्ल। एक अक्षारीय अम्ल, ये मोनोबेसिक एसिड है। अपने से H प्लस आयन निकाल तो ये मोनोबेसिक एसिड है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना, मोनोबेसिक एसिड है, लुइस एसिड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोटॉन अपना रिलीज नहीं करता है, पानी का रिलीज करता है। ये सबसे खास बात है, ये पानी का प्रोटॉन रिलीज करता है। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कभी भी अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा। वो सोचे कि अपने में से निकाल देगा, बिल्कुल भी नहीं। ये पानी में से प्रोटॉन निकालेगा। ये जो H प्लस आया है वाटर का है, लेकिन आया इसकी वजह से, तो नाम रखेंगे मोनोबेसिक एसिड। एक बात और सुनो, ये वीक एसिड है, वीक भी है। देखो इसको वीक किसने बनाया? ये सब ऑर्गेनिक के प्रिंसिपल बड़े अच्छे से काम आते। तो आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां से पता लगता है। देखो यहाँ पे ना ये वाला स्ट्रक्चर बना, अगर आप ध्यान से देखें, ये रिएक्शन हुई है। ये मैंने पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया, बी के साथ 4 OH लगे तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये नेगेटिव चार्ज है। देखो ये ना स्टेबल नहीं, ये इसकी प्रॉब्लम है। देखो आप इसका अच्छा स्ट्रक्चर बना के देख लें, ये स्टेबल नहीं, स्थाई नहीं है ये। क्यों नहीं है? बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। देखो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन। देखो इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, ये लेस स्टेबल है। और इसके लेस स्टेबल होते ही ना रिएक्शन कैसी होगी बताओ?
बैकवर्ड। देखो रिएक्शन बैकवर्ड होगी, देखो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन पक्का बैकवर्ड हो जाएगी। बैकवर्ड होने का मतलब है H प्लस आयन कम हो रहे हैं, और जब H प्लस आयन कम हो रहे हैं तो एसिड कैसा काउंट होगा? वीक। देखो वीक एसिड है, वीक एसिड है, लुइस एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। आपको इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, इसे क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में बोरिक एसिड समवेयर यूज किया? हाँ, कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम खेलते हैं, तो सब पाउडर डालते हैं, वो यही होता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, सिल्की है, स्लिपरी। ये जो बोरिक एसिड है ये स्लिपरी नेचर है, इसलिए उसको कैरम बोर्ड में डाला जाता है। स्लिपरी नेचर, फिसलने वाला, ये स्लिपरी नेचर इसकी खास बात है। नोट कर लिए सारी बातें रिगार्डिंग बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्वेश्चन आते हैं इसके बहुत सारे। It should be clear here. Weak acid, Lewis acid, monoबेसिक एसिड। वीक एसिड इसलिए है क्योंकि ये इसका पार्ट स्टेबल नहीं है। जब ये स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन को बैकवर्ड कर देगा, ऑटोमेटिकली H प्लस आयन कम हो जाएंगे, और H प्लस कम होते ही एसिड क्या हो गया? वीक हो गया। होपफुली क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, सबने कॉपी कर लिया। अगला हेडिंग है डाइबोरिन। अब देखो एक एलिमेंट्री सा डिस्कशन इसका करते हैं, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, आपको पता होगा ये बोरेन का डाइमर है। एक बार रुकना, देखो बड़ा स्पेशल कंपाउंड है ये अपने आप में, कुछ एलिमेंट्री डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। देखो मैं आपको इसकी पहले बॉन्डिंग समझाता हूँ। देखो इसकी बॉन्डिंग बहुत सरप्राइज है,
क्वेश्चन मिलेगा आपको इसकी बॉन्डिंग से ही मिलेगा। चलिए बॉयज देखो सब गर्ल्स अटेंटिव हो जाए। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो देखो पहले बोरोन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। ये शेयरिंग कर ली है, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को पता क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका नाम होता है टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो यहाँ पे दो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन भी दो ही है, इसलिए इसका नाम रखा टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम भी क्या होता है? टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एग्जैक्टली ये भी ऐसी है, एग्जैक्टली ये भी ऐसी है। ये चारों बॉन्ड कैसे होते हैं? टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब हिंदी में आप टू केंद्रीय कह सकते हैं। बट टू सेंटर हो गए, दो पार्टनर हो गए, दो इलेक्ट्रॉन तो है ही। अब देखो एक बड़ी अजीब बात होगी, ये तो बीच का बॉन्ड है ना। देखो देखो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन से इधर भी शेयरिंग करता है और इधर भी शेयरिंग करता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखो अजीब बात है, दोनों साइड शेयरिंग कर रहा है। ऐसी बोरोन अपने एक इलेक्ट्रॉन से ऊपर भी शेयरिंग करता है, नीचे भी करता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो ये जो बीच वाला बॉन्ड है ना, देखो ये सरप्राइज बॉन्ड है अपने आप। एक तो इसकी शेप ना बनाना शेप है, इसको बनाना बॉन्ड ही बोलते हैं फिर, ये बनाना बॉन्ड बोला जाता है। और पता है इस बॉन्ड की सबसे खास बात क्या है? देखो ये जो बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको दो पार्ट में बांट रहा हूँ, आधा ऊपर आधा नीचे। ऐसे इसको हाफ अबव हाफ बिलो। देखो अगर आप ध्यान से देखें, हाफ ये वन ये हाफ ये, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। इसका नाम है थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या कहते हैं? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तीन पार्टनर है यहाँ पे। सिमिलरली ये नीचे वाला बॉन्ड होता है, ये भी थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। आ रहा है सबको समझ? ये चार बॉन्ड अलग कैटेगरी में है, दो बॉन्ड अलग कैटेगरी में। ये चार बॉन्ड तो ऑर्डनरी है, ऑर्डनरी। इनको बोलते हैं टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो दो बॉन्ड है बीच वाले, इनका नाम है थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इन्हें बोलना पड़ता है थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इन्हीं को बनाना बॉन्ड बोलते हैं, मीनिंग सेम है। ठीक है, अभी कुछ कॉपी नहीं करना। एक बात देखो और इंटरेस्टिंग है, देखो हम एक काम करते हैं, इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए बीच में से क्रैक कर देते हैं। ऐसे काट दिया मैंने। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा था, आधा इधर दे दिया, हाफ इधर कर दिया, ऐसे ही हाफ इधर कर दिया, हाफ इधर कर दिया। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बोरोन के इलेक्ट्रॉन गिनो कितने? दो यहां से, दो यहां से, चार। एक अपना था ही पांच, आधा यहां से मिला, कितने हो गए? सिक्स। छह इलेक्ट्रॉन। पता होने का मतलब ये कौन है? लुईस एसिड। ये भी एक लुईस एसिड। आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे एक जगह। इसी को इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन आएगी, वहां पे इसको यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल भी लुईस एसिड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन पता क्या है? एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा और चौथा। चार बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये बहुत खास बात है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखो आपको एक बात और सिखाते हैं। अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल, अभी मैंने क्या समझाया था? रिंग के बनने से एंगल छोटा होता है। अंदर का एंगल नेचुरली अगर थीटा वन और ये थीटा टू है ना, तो थीटा वन हैज टू बी लेस देन थीटा टू। 100% ये एंगल कम मिलेगा। एंगल कम होगा, क्या कहा था मैंने आपसे? एंगल कम होते हैं, एस करैक्टर कम होगा, बॉन्ड वीक होगा, लेंथ बढ़ जाएगी। तो अंदर की लेंथ बाहर के रिस्पेक्ट में आपको ज्यादा मिलेगी। ये सब एलिमेंट्री पता होना चाहिए, ये कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आपको ना इसमें इतना ही करना है, पूरा बहुत डेप्थ में आपके सिलेबस में नहीं है। ग्रुप 13 हमारा पूरा होता है, नोट कर लीजिए इसको। अब ग्रुप 14 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसको भी एंड कर रहे हैं। आज पी ब्लॉक हमारा फिनिश हो जाएगा। दो तरह के बॉन्ड्स हैं इसमें, चार बॉन्ड अलग कैटेगरी में, दो बॉन्ड अलग कैटेगरी में। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
इसी को बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, बनाना शेप में होता है। क्लियर? ठीक है, सर नोट कर लिया। यूरिक एसिड इलेक्ट्रोफाइल हाइब्रिडाइजेशन sp3, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अंदर का एंगल बाहर के एंगल से नेचुरली शॉर्ट होना है, लेंथ ज्यादा मिलेगी आपको, बाहर का बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। 2C2E बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड, आंसर बनाना बॉन्ड, ये सब क्लियर होना चाहिए हमें लॉजिक के साथ बिल्कुल। ग्रुप 13 हमारा फिनिश्ड है, इसमें यही होता है। तब कर दूं फाइनल। ग्रुप 14 नाउ, There is a carbon family. तो बिल्कुल एलिमेंट्री स्टडी करना है हमें ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये इसके मेंबर्स रहेंगे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये इसके मेंबर्स हैं। एटॉमिक नंबर 6 दैट्स 14, 32, 15, एटॉमिक नंबर 82। देखो ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, नोट मत करिएगा। यहाँ पे डिफरेंस फिर से 8 का है, यहाँ पे 18 का है, यहाँ पे 18 का है, यहाँ पे 32 का है। और अगर कोई और ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होता है नेचुरली 114 उसका एटॉमिक नंबर होगा, UU ये उसका सिंबल रहेगा। कॉमन सी बात, ठीक है। अब देखो इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें इस फैमिली का, NS2 NP2 रहेगा, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इस फैमिली। जो उसके ऊपर मुझे एक एलिमेंट्री सा क्वेश्चन करके दिखाओ, सब चीजें आपके सामने क्लियर है। आप मुझे ना इसकी शेप निकाल के दिखाओ, शेप भी निकालना और हाइब्रिडाइजेशन भी पता लगाना। चलिए नोट करेंगे। SnCl2 एक कंपाउंड है, इसकी शेप निकालो, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगाओ क्विक। करो, देखो जरूरी है, डजंट मैटर, गलत करो कुछ भी करो, बट स्टार्ट कर दीजिए क्विक। नहीं किसी को जरूरी।
श्योर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। देखो, सही डिसीजन लिया आप लोगों ने, वेल डन। इनके आउटर मोस्ट सेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरिंग के साथ में 2 बार शेयरिंग करेगा। फैक्ट है, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, वेल डन। और शेप इसकी वी शेप रहेगी। बेंट बोलते हैं वैसे, बेंट बेंट बोला जाता है, वैसे बेटर बढ़ेगा, बेंट शेप। बोलो इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम, वेल डन। ठीक है, क्या रनिंग ऑफ इनके बारे में स्टडी कर। देखो, सारे डिस्कशन हमारे वही रहेंगे, एटॉमिक साइज को लेके, आयनाइजेशन थैलेपी को लेके, सब जनरल है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी इस फैमिली के अंदर, देखो जरा ध्यान देना। ये भी हम बोलते हैं डेली, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 10। नीचे आते आते कौन सी स्टेट डेवलप हो जाएगी? +2। लेड की ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी होगी? +2। और टिन के लिए कौन सी होगी? +4। देयरफॉर देखो, मैं कंक्लूजन लिखूंगा, ये आपको ऑर्गेनिक के अंदर भी काम आएगा बहुत। लेड +4 is an oxidizing agent and tin+2 is a reducing agent. That is very very important. Most important line है आपकी, लेड +4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और tin+2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्टीमेट पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये जो मैंने SnCl2 लिखा था ना, ये एक फेमस केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करता है ये। आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज करना पड़ेगा। इसको भी मेंशन कर लो आप, इसको भी मेंशन करना, आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, बिल्कुल कोई भी अगर स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में जानता है तो बड़े आराम से कमेंट कर सकता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। बात नहीं करनी किसी को, प्लीज बोलो मत, कोई स्टूडेंट। पीवी, ये चीज PV+4 ये इज एन लेड प्लस, लिख देंगे, साफ साफ सा लिख देंगे। आप कुछ बोल रहे हैं, अच्छा लगा, आपकी आवाज सुनी हमने। Lead+4 is an oxidizing agent and tin+2 is a reducing agent। चलिए, बात मत करिए, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट इज हियर, अब करूं उसको फाइनल है। देखिए, अब कुछ कंपाउंड का डिस्कशन स्टार्ट होगा। जैसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नोट कर लें हेडिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ एलिमेंट्री सा डिस्कशन करेंगे इस गैस के रिगार्डिंग। अब किसी को बोलना नहीं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन की बात करें तो कार्बन को आप बर्न कर दें, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड। ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, तो बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपको ऑक्सीजन लिमिट में पास करनी है, एक्सेस में पास नहीं करनी है, अदरवाइज CO2 बन जाएगी। मत नोट कीजिए अभी। एक और तरीका है, अगर आप फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड को हीटिंग कर दें आप विद सल्फ्यूरिक एसिड, बट ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड, देखो यहाँ से CO निकल जाएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट है, और यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो CO यहाँ से बाहर आ गई। ये ना आप सीखोगे ऑर्गेनिक पे, इसका फंक्शन होता है डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन कर देता है, यहाँ से वाटर को इसने एलिमिनेट कर दिया, खुद वाटर को निकाल दिया और CO गैस को अलग कर दी। एक सिंपल तरीका ये। ठीक है, दो बड़े ऑर्डनरी से मेथड।
अब एक साथ कॉपी करेंगे। इस गैस में ना कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली बात, ये गैस एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करती है ये। रिडक्शन इसलिए करती है, कार्बन यहाँ +2 स्टेट में है, और कार्बन की स्टेबल स्टेट कौन सी है? +4। तो इसको अपना ऑक्सीडेशन चाहिए, इसको अपना ऑक्सीडेशन चाहिए, नेचुरली रिड्यूसिंग एजेंट है। पता, साथ साथ रिड्यूसिंग के साथ साथ ये गैस क्या करती है? इस गैस का एक काम और है, ये गैस एक काम और कर सकती है। एक ये न्यूट्रल ऑक्साइड भी है, ये हमने कल सीखा था, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते क्लियर, न्यूट्रल ऑक्साइड भी है। ओके। अच्छा, एक बात और, देखो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कहाँ पे करते हैं? आपने कभी मेटलर्जीज पढ़ी हो ना, तो मेटलर्जी में ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होती है रिडक्शन करने में। देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल के ले जाती है, और यहाँ पे आयरन बन जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसकी सबसे खास बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड ने यहाँ से ऑक्सीजन को पुल कर लिया, CO2 गैस बन गई, देखो यहाँ पे आयरन बन गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये पता होना चाहिए। अभी कल मैं आपसे एक बात और कह रहा था। आपको याद है कल की थ्योरी की, ये पैरस से बॉन्डिंग कर लेता है, एक पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है, बताई थी कल आपको बात मैंने। ये दोनों आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स के बनते ही आयरन क्या करता है? ये ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाता। कल डिस्कशन इसके ऊपर हुआ था, अभी तो ये टॉक्सिक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके टॉक्सिक होने के पीछे रीजन ये था, कल इसके ऊपर लेक्चर हो चुका है। एक बार इतना पार्ट कॉपी करना है कल। सब एलिमेंट्री है बिल्कुल ये, जरा सा भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। reducing agent, neutral oxide, that should be clear. और टॉक्सिक इन नेचर इसके ऊपर डिस्कशन कल हमारा हो चुका है, सब रिपीटेड पॉइंट्स है ये। सब सेटिस्फाइड, ठीक है ना? अगला हेडिंग आता है रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात करते हैं। देखो, उसको बनाने का मेथड है सीधा कार्बन को बर्न करना। यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में है, कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है। एक तरीका होता है किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से कराना, कभी आपने प्रैक्टिकल्स में यूज भी किया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। एक मेथड ये, दैट शुड बी क्लियर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें CO2 गैस बन जाती है, अभी नोट मत कीजिएगा। देखो, CO2 गैस के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर दूं। आपको शायद पता होगा, इसका एक बफर होता है, बफर। आपको मैंने पहले ही बताया था, ये बफर हमारे ब्लड में होता है, याद है ना, बफर सोल्यूशन, ये हमारे ब्लड में होता है, बफर वेल नोन है। एक चीज हमने और सीखी थी रिगार्डिंग CO2, देखो बता दें आपको। अभी सुना आपने ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको थोड़ा बहुत डिस्कशन इसके बारे में कभी हुआ है? ऑर्गेनिक के अंदर मिलेंगे ऐसी बातें ना, तो ये भी ना प्लीज रीडिंग करने वाली चीजें, इनको पढ़ लो एक बार। और देखता हूँ मैं क्या डिफरेंट केमिस्ट्री बनती है, कॉपी करना कर लो इसमें। एक डिस्कशन हो करके फिर आपके डाउट्स ले लेंगे। ओके, बाकी 13-14 ग्रुप कंप्लीट हुआ, P ब्लॉक आपका एंड हो गया, इतना आपको आ जाए ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
डिफरेंस क्लियर है ये सब बेसिक है रीडिंग करने वाला पार्ट है ये एक यहाँ पे डिस्कशन रिगार्डिंग हाइलाइट्स है ये डिस्कस कर लेना चाहिए हमें स्टार्ट सब एलिमेंट्री एक ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो ऐसा भी क्वेश्चन की फॉर्म में नोट कर लीजिएगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बट कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी नोट कर लीजिए इसको ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है ये तो हाइड्रोलाइज हो सकता है बट कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं हो सकता द क्वेश्चन राइजेस व्हाई the silicon tetrachloride can be hydrolyzed but carbon tetrachloride cannot be देखो मीनिंग समझना आप आपने सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लिया आपने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई देखो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है वाटर इसको ब्रेक करके ना सारे सील हटा देगा और हर जगह OH ग्रुप आके बैठ जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट अब ये बोल रहे हैं इसको हाइड्रोलिसिस वाटर ने इसको ब्रेक कर दिया अब लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो जब ये रिएक्शन कराते हैं ना तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है नो हाइड्रोलिसिस अकर्स तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है वाई ऊपर हाइड्रोलिसिस हुआ नीचे वाले केस में क्यों नहीं हुआ चलिए ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ये वाला सब अटेंशन पे करना पता है यहाँ पे क्या होता है पहले वाले केस में ये वाटर क्या करता है इसको ना अपना पेयर डोनेट कर देता है लाइक दिस अच्छा सिलिकॉन एक्सेप्ट भी कर लेता है क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या होता है डिसप्शन देखो पॉइंट पे आना सिलिकॉन ने पेयर एक्सेप्ट कर लिया वो अलग बात है यहाँ पे ना क्राउडिंग ज्यादा हो जाती है भीड़ ज्यादा हो जाती है तो सिलिकॉन अपने में से क्लोराइड को निकाल देता है पहले वो आराम से पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसमें डिसप्शन है फिर वो रिलैक्स होने के लिए Cl- को निकाल देता है आप बताओ क्या वाटर इसको पेयर दे सकता है कार्बन के पास क्या नहीं सर डिसप्शन में वो पेयर ही नहीं दे सकता जब तक पेयर नहीं लेगा Cl- कैसे जाएगा इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है एज कार्बन हैज एब्सेंस ऑफ डिसप्शन ये बड़ा अच्छा ना एक एक्सेप्शन रीजन बन जाता है कार्बन हैज एब्सेंस ऑफ डिसप्शन उसमें डिसप्शन नहीं और डिसप्शन की एब्सेंस ऐसा होता है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज कार्बन हैज एब्सेंस ऑफ डिसप्शन कार्बन पेयर ही नहीं एक्सेप्ट कर सकता जब तक पेयर एक्सेप्ट नहीं हुआ Cl- जाएगा नहीं और सिलिकॉन के लिए काम बहुत आसान है तो सिलिकॉन वाले केस में Cl- जाते रहते हैं एक और रीजन होता है सिलिकॉन ने जैसे पेयर लिया उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d बन जाएगा अभी हम कल से लेक्चर कर रहे हैं sp3d के अंदर बहुत स्ट्रेन होती है दो तरह के एंगल्स होते हैं फिर तो वो Cl- निकालना प्रेफर करता है तो इसको नोट कर लें एज कार्बन हैज एब्सेंस ऑफ डी सक्शन ग्रुप 14 भी हमारा फिनिश्ड है 13-14 में इतना ही था यही एलिमेंट्री करना है हमें बाकी आप डाउट लेके आओ दिखा रहे आपकी बुक देखो वो क्वेश्चन दिख रहे थे जो आपके पेंडिंग है ना थोड़ा देखिए क्वेश्चन से भी आइडिया आता है तो आपके पास कोई भी डाउट हो ना आप कोई भी क्वेश्चन हो लेकर आइएगा देखो उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स है देखो ये प्रॉब्लम्स करवा देते हैं आपको ना देखो एक क्वेश्चन है ये जिनन कंपाउंड से है तो ये भी कराते हैं जिनन ट्राइऑक्साइड को लिखे नोट कर लीजिए इसको ये वाला पार्ट
मिसप्रिंट है ये तो जिंक टेट्राऑक्साइड। चलो देखिए ये फाइनल है। अब कर रहे हैं इसको है। देखो एक क्वेश्चन पूछा है यार, बड़ा सरप्राइज है क्योंकि ये कंपाउंड वैसे एग्जिस्ट तो करता नहीं। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस। देखो एक मॉलिक्यूल अपने पास से दे दिया है, मैंने कभी देखा नहीं, वैसे ही होता नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ क्वेश्चन है तो मानेंगे ही। यार इसके बारे में क्या इनकरेक्ट है। चलो आप सब बच्चे ना इसका स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। जेनन के आउटर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। आपको स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा। बनाया सामने स्ट्रक्चर। देखिए अब सुनिए, इसके रिगार्डिंग ये 4 स्टेटमेंट्स दी मैंने, आपको चेक करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो ना, ध्यान देना सब लोग। चलिए इसको बनाते हैं। जनन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 6। देखो आपस में शेयरिंग हो रही है। लीजिए मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, ये इसका स्ट्रक्चर है। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ के देखो। क्या इसकी शेप स्क्वायर क्लियर है? जल्दी बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp3, और sp3 में शेप कैसी होती है? नेचुरली इसका आंसर क्या हुआ? पहला ही आंसर हो गया। हमें इनकरेक्ट चाहिए था ना, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो मैं और भी चेक करके दिखाता हूँ। कहते हैं 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। देखो ध्यान देना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा क्या होता है? एक पाई। एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई और एक सिग्मा एक पाई। अगर आप ध्यान से देखें ना, देखो रस्सा पोटेंशियल पे ना, जेनन के इलेक्ट्रॉन इस टाइम 8 से ऊपर चले गए। इसका मतलब जेनन ने अपना डी ऑर्बिटल यूज किया, पक्की बात यूज किया। जो ये पाई बॉन्ड बना ना, इसके डी और इसके पी से बना। यहाँ 4 पाई बॉन्ड है और चारों के चारों पी पाई डी पाई है। फैक्ट है ये, क्योंकि उसका रीजन है, जब उसने सिंगल सिंगल बॉन्डिंग की तभी उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका था। वो जो आगे बॉन्डिंग हुई है वो डी के इन्वॉल्वमेंट से हुई। आगे वाली बॉन्डिंग डी के इन्वॉल्वमेंट से है, पक्का। दे आर 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये स्टेटमेंट सही है। दे आर 4 sp3 पी सिग्मा बॉन्ड। देखो 4 sp3 पी सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। जो ये सिग्मा बॉन्ड बना है ना, इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके पी ऑर्बिटल से बना है। इसके sp3 ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल से बना है। तो दे आर 4 sp3 पी सिग्मा बॉन्ड। देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये सही है। रॉन्ग इसका ये वाला है। बोलो इज इट क्लियर? ठीक है ना। और देखो एक बात और थी, ये दोनों स्टेटमेंट ना बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। भाई दोनों में से एक ही तो सही होगा। या तो शेप होगी स्क्वायर प्लेनर या होगी टेट्राहेड्रल, दोनों थोड़ा एक साथ हो सकती है। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इनमें से एक आंसर होना चाहिए। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और है रिगार्डिंग, इसको हटा रहा हूं। देखो मैं इसमें ना हमें कुछ स्ट्रक्चर के बारे में कमेंट करना है। अच्छा बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड? बताओ फॉर्मूला बताओ मेरे को, बिना नोट से के बताना। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी 2 दिन पहले के लेक्चर में यहाँ पर हुआ है। किसी को याद है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड? जल्दी बताइए। H2SO8, ये आपके नोट्स में। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वी नो वेरी वेल, H2SO4। पारोसल्फ्यूरिक एसिड, बताओ व्हाट इज पारोसल्फ्यूरिक एसिड? पारो का मतलब क्या होता है? डबल करके वाटर माइनस का ना क्या बचेगा? H2SO7। लास्ट इज व्हाट इज सल्फ्यूरस एसिड। देखो ये 4 एसिड है हमारे पास। अब इन चारों की ना बॉन्डिंग के बारे में पूछा हुआ है, कुछ बॉन्डिंग के बारे में केमिस्ट्री पूछी है। चलो शुरू करते हैं। किसी को आता है इसका स्ट्रक्चर बनाना? क्या मतलब होता है परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड? व्हाट इज द परोक्सो मींस? इसके पास क्या है? परऑक्साइड बॉन्ड। आपको समझ नहीं आता क्या चल रहा है। परोक्सो, परोक्सो का मतलब यही होता है कि परऑक्साइड बॉन्ड है। डाइसल्फ्यूरिक एसिड, देखो इसको बोलते हैं H2SO8। इसका नाम होता है H2SO8, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वी नो वेरी वेल, H2SO4 बोलते हैं इसको, सबको पता ही है।
H2SO7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ऐसे होता है. इज इट क्लियर? और लास्ट क्या है इसके बाद? सल्फ्यूरस बहुत सिंपल है, एक ऑक्सीजन यहां से ड्रॉप कर देना. अब तो आप कर सकते हैं. आप देखिए एक भी चीज, एक भी क्वेश्चन का लेवल ना एनसीईआरटी से बाहर नहीं है. एक बार थोरोली एनसीईआरटी कीजिए, आप लोग थोड़ा सा खुद भी एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर देखना ही क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे. ये भी हमारा फिनिश हो गया. और देखो इसके बाद जैसे हैलोजन्स को लेके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हुए हुए हैं, अपने नोट्स में देख लो आप. ठीक है, तो फिर हम आजकल इतना ही कर रहे हैं. ये हमारा पी ब्लॉक फिनिश ही है. ठीक है, कोई भी डाउट ऑफ नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम देखेंगे. आज के लिए चाहिए. थैंक यू.